नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों की तरफ। खबर आजमगढ़ से है, जहां डीआईजी आजमगढ़ ने थाना मुबारकपुर का किया निरीक्षण। आपको बता दें, संभ्रांत व्यक्तियों से वार्ता भी की। आपको बता दें, पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ श्री अखिलेश कुमार द्वारा थाना मुबारकपुर का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य, अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल, एसपी सीओ सदर शक्ति मोहन अवस्थी व अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे, जिसमें डीआईजी आजमगढ़ द्वारा थाना परिसर की साफ सफाई चेक की गई तथा थाना परिसर में अन्य कर्मियों को देखते हुए थाना प्रभारी को निर्देश भी दिया गया। वहीं माल मुकदमाती वाहनों का निरीक्षण किया गया। वहीं थाना कार्यालय के अभिलेखों का भी निरीक्षण किया गया। शस्त्र खोलने जोड़ने कार्रवाई कराई गई तथा असलहा व कारतूस का भी निरीक्षण किया गया। वहीं दंगा नियंत्रण उपकरण की कार्रवाई कराई गई, जिसमें उप निरीक्षकों को बॉडी प्रोटेक्टर को धारण करते समय कमियों को देखते हुए निर्देश दिया गया। थाने के ग्राम प्रहरियों यानी चौकीदारों को बुलाकर संबंधित आरक्षी से तालमेल का निरीक्षण कराया गया। सलामी गार्ड का टर्न आउट अच्छा रहा। थाना परिसर में संभ्रांत व्यक्तियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुनकर संबंधित को निर्देश भी दिए गए। बैरक में लगे पंखे, लाइट, खिड़की आदि का भी निरीक्षण किया गया। मेस की साफ सफाई, रैक पर रखे हुए साग सब्जी, राशन व अन्य सामग्रियों का निरीक्षण किया गया। थाना परिसर में संभ्रांत व्यक्तियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुनकर संबंधित को निर्देश तथा उनको सीसीटीवी कैमरे लगवाने हेतु प्रेरित किया गया। इस मौके पर और क्या कुछ कहा डीआईजी अखिलेश कुमार ने, सुनिए। आज थाना मुबारकपुर का वार्षिक निरीक्षण किया गया है। इसमें हमारे जो पुलिस की स्टाफ के जो काम है वो किस तरह का है, थाने में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो वेपन्स हैं, उनका रखरखाव किस तरह का है, थाना और थाने के जो ग्राम प्रहरी हैं उनके बीच में कैसा तालमेल है, सूचना कितनी किसको मालूम है, इस सब के एक निरीक्षण के दौरान चीज़ें पता की गई हैं। कुछ सुझाव उनको दिए गए हैं। यहाँ ग्राम प्रधान और नगर के संभ्रांत व्यक्ति आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत हुई है, उनके द्वारा भी कुछ सुझाव दिए गए हैं। कुछ हमने भी उनके यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाने पे जोर दिया है कि इस तरह के आपके लगा लेंगे तो आपके पास 24 घंटे का एक प्रहरी टाइप में काम करेगा। ओवरऑल थाने का जो कामकाज है और जो सिपाहियों की नॉलेज है और टर्न आउट है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ एएसपी साहब इसका पर्यवेक्षण कर रहे हैं और जो छोटी मोटी कमियाँ हैं बता दी गई, उनको सुधार हो जाए। जी सर। बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको आजमगढ़ से, जहां सचिव विकास प्राधिकरण आजमगढ़ बैजनाथ ने अवगत कराया कि आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के अवर अभियंता तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं आम जनमानस को परेशान करने संबंधी शिकायतों के क्रम में जिलाधिकारी उपाध्यक्ष आजमगढ़ विकास प्राधिकरण आजमगढ़ द्वारा जांच कराई गई तथा जांच रिपोर्ट शासन को प्रेषित की गई है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत शासन द्वारा उक्त को प्रतिकूल दृष्टि से संज्ञान लेते हुए बाबूराम वर्मा व हीरालाल गुप्ता अवर अभियंताओं के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई स्तुति करते हुए अपर आयुक्त प्रशासन आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ को जांच अधिकारी नामित करते हुए प्राधिकरण के उपर्युक्त अभियंताओं के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर शासन को प्रेषित करने के निर्देश के क्रम में आरोप पत्र शासन को प्रेषित कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें, उक्त के अतिरिक्त भ्रष्टाचार के आरोप में आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अशोक चौहान को जिलाधिकारी उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक 6 सितंबर 2022 को निलंबित करते हुए अपर जिलाधिकारी प्रशासन आजमगढ़ को जांच अधिकारी नामित किया गया है। उक्त आरोपी कर्मचारी के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर प्राधिकरण द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदित जांच अधिकारी से हस्ताक्षरित आरोप पर औपचारिक कर्मचारी को तामील करा दिया गया है। वहीं भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की शासन की नीति के तहत जिलाधिकारी उपाध्यक्ष आजमगढ़ विकास प्राधिकरण आजमगढ़ द्वारा उक्त कार्रवाई की गई है। खबर आजमगढ़ से है, जहां आम आदमी पार्टी आजमगढ़ के साथियों ने दिल्ली एमसीडी के प्रचंड जीत को लेकर पार्टी कार्यालय पर ढोल नगाड़ा बजाकर एक दूसरे को गुलाल लगाकर जश्न मनाया। पूर्वांचल प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव ने पत्रकार बंधुओं को संबोधित करते हुए कहा कि सर्वप्रथम दिल्ली की जनता को इस प्रचंड बहुमत के लिए धन्यवाद। इस चुनाव परिणाम ने यह साबित कर दिया है कि अब देश में आम आदमी पार्टी ही एकमात्र विकल्प है जो आम आदमी को महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के तांडव से मुक्त दिला सकती है।
जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव ने बताया कि एमसीडी चुनाव में यह जीत पार्टी के साथ साथ दिल्ली की आम जनता की जीत है। सफलता प्राप्त करने पर आज दिल्ली वासियों के साथ साथ देश के अन्य भागों के लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं। इस अवसर पर कार्यक्रम में प्रदेश सचिव कृपाशंकर पाठक, राजन सिंह, अनिल यादव, मोहम्मद अली, रमेश पाठक, रमेश पांडे, रामस्वरूप यादव, संजय यादव, राजेश सिंह, सोनू यादव, उमेश यादव, सुमित चौहान, बलवंत यादव, राजेश यादव, रणधीर यादव, दीनबंधु, एमपी यादव, अन्नू राय, बाबूराम यादव, लौटू यादव, महेंद्र यादव आदि लोग उपस्थित रहे। और क्या कुछ कहा आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव ने सुनी। पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी ने बनाया है अपना मेयर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले दिल्ली की जनता को हार्दिक बधाई और आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को हार्दिक बधाई। और ये 15 साल का शासन, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को भाजपा कहती है, 15 साल से दिल्ली में कूड़ा कर रखा था। दिल्ली की जनता ने आज कूड़े की सफाई कर दी और आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से जिताई है। कल गुजरात का चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा और हमारी खुशी कल दूनी हो जाएगी, क्योंकि कल से हम हिंदुस्तान की राष्ट्रीय पार्टी हो जाएंगे। और आज दिल्ली का रिजल्ट अच्छा आया है और गुजरात में भी हमें उम्मीद है कि रिजल्ट वहाँ का भी बहुत बेहतरीन होगा। फिलहाल मिठाई जो लड्डू आप खाए हैं, उसकी मिठास और दिल्ली की मिठास में अभी कितना अंतर आपको नज़र आ रहा है? देखिए, ये दिल्ली की जनता द्वारा दी गई मिठास है, तो सबसे पहले हम दिल्ली की जनता को हार्दिक बधाई देते हैं। और अपने नेता अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदारी से देश के लोगों को उनके मूलभूत अधिकारों को दिलवा रहे हैं, जो उनका हक है जनता का, जो अब तक किसी राजनीतिक दल ने नहीं दिया था। चुनाव के समय में लोग आ जाते हैं कि भाई ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर कहीं आपको दिखाई पड़ेगी तो वो आम आदमी पार्टी में दिखाई पड़ेगी, अरविंद केजरीवाल जी में दिखाई पड़ेगी, हमारे आम आदमी पार्टी के नेताओं में दिखाई पड़ेगी कि शुरू से जनता के हक के लिए, हुकूक के लिए, उनके इलाज के लिए, उनके पढ़ाई लिखाई के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए सारी योजनाएं हमारी जनता ने पसंद किया और आम आदमी पार्टी को शीर्ष पर। अच्छा, आज पूरे देश में एक चर्चा बहुत ज़ोरों पर है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने अब लोगों के पास सिर्फ एक विकल्प रह गया है, अरविंद केजरीवाल। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, अब तो देश के सामने ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि देश के सामने अब जो महंगाई इतना बड़ा मुद्दा है और जो पार्टी सत्ता में है वो महंगाई से लड़ने के लिए कौन सा उसके पास एजेंडा है? कोई एजेंडा नहीं है। तो कम से कम आम आदमी पार्टी का जो एजेंडा है वो आदमी को महंगाई से लड़ने के लिए मजबूती प्रदान कर रहा है। भाई, आपका अगर बिजली का बिल बच गया, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का बिल बच गया, आपके इलाज का खर्चा बच गया, तो आप इस प्रचंड महंगाई से तो आप लड़ सकते हो ना। तो ये कुछ तो न भारतीय जनता पार्टी के पास है और न कांग्रेस के पास है। तो अब तो देश में एकमात्र विकल्प है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल। आजमगढ़ से क्या संदेश जाना चाहते हैं, आप भेजना चाहते हैं दिल्ली को? आज दिल्ली ने जो रिजल्ट दिया है और कल गुजरात जो इमीडिएट मिलेगा, तो निश्चित तौर पर इसका असर पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। धन्यवाद। खबर आजमगढ़ से है, जहां जांच अधिकारी के आने पर शिकायतकर्ता को प्रधान व ठेकेदार के लोगों ने दी धमकी। विकास कार्यों में अनियमितता की हो रही थी जांच। आपको बता दें, पूरा मामला ग्राम प्रधान व ठेकेदार योगी सरकार के नाम को बट्टा लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ग्राम विकास कार्यों को भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ाने से भी नहीं कतराते हैं और न ही नैतिक मूल्य उनके मायने रखता है। ऐसा ही आरोप आजमगढ़ जिले के महाराजगंज ब्लॉक में जमीलपुर गांव के प्रधान व ठेकेदार द्वारा कराए गए विकास कार्यों पर लग रहा है। आपको बता दें कि 6 दिसंबर को जमीलपुर गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब गांव के कुछ लोगों की शिकायत पर जिला अधिकारी आजमगढ़ ने एक टीम बनाकर गांव के विकास में ग्राम प्रधान और ठेकेदार द्वारा कराए गए कार्य में धांधली के आरोप की जाँच मांग पर टीम आई। जैसे ही जांच अधिकारी गांव में पहुंचे, आरोपी पक्ष के लोग शिकायतकर्ता के सहयोगी के साथ बदसलूकी करते हुए धमकियां देने लगे।
इतना ही नहीं, मौके पर मौजूद मीडिया से भी आरोपी उलझ गए, किंतु मीडिया कर्मियों ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए आरोपितों को शांत किया और अधिकारियों को अपना काम करने के लिए समझाया तथा शासन के कामों में अड़ंगा न डालने की सलाह भी दी। तब जाकर मामला शांत हुआ। यह जांच देर शाम तक चली, किंतु जाते जाते मौके पर पहुंचे संबंधित अधिकारी ने सेक्रेटरी से 10 तारीख को मौके पर उपस्थित होकर समस्त प्रकरण से अवगत कराने का आदेश देते हुए कहा कि इस मामले की पारदर्शिता के बारे में सही जानकारी दी जाए, जिससे यह पता चल सके कि सरकारी योजनाओं का कितना लाभ गाँव वालों तक पहुँचा है। मामला कुछ भी हो, इस जांच पक्ष में काफ़ी तनाव देखने को मिला है, परंतु आरोप प्रत्यारोप के इस माहौल में शासन प्रशासन को इसे गंभीरता से लेना चाहिए, अन्यथा यह अविधिक घटना क्रम को जन्म दे सकती है। और क्या कुछ कहा स्थानीय निवासी ने, सुनिए। जी सर, अपनी परिचय दे दीजिए। सर, मेरा नाम विवेक यादव है। मैं ग्राम जमीलपुर डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आज आजमगढ़ जमीलपुर में जो अधिकारी द्वारा यहाँ पर आए हुए हैं, किस माध्यम से, किसके माध्यम से, किस लिए आए थे? सर, मेरे द्वारा एक ग्राम पंचायत की जांच के लिए डाला गया था एप्लीकेशन जिला अधिकारी महोदय के पास। उसी के लिए ये आए थे, दिव्यांग अधिकारी थे, सतीश सिंह, शशांक सिंह सर थे। हाँ। तो और इनके द्वारा ये, यानी कि जिला अधिकारी द्वारा ये टीम गठित की गई थी, तो उसी के माध्यम से ये लोग आज जांच के लिए आए हुए थे। तो जांच की है, तो जांच में क्या अभी तक क्या आपको आश्वासन दिए जांच करने में? हम अधिकारियों से यही उम्मीद करेंगे कि जांच जो की गई है वह निष्पक्ष उसका परिणाम दें। मौके पे कहाँ उन्होंने सर्वे किया? मौके पर उन्होंने पंचायत भवन का सर्वे किया जी। और लघु सीमांत किसान के अंतर्गत दफेदार रामबदन के खेत का सर्वे किया गया और शौचालय का सर्वे किया गया, और जो भी इंटरलॉकिंग नहीं लगी है उसका पैसा पास कर लिया गया, उसका भी सर्वे किया। और पंचायत प्राथमिक विद्यालय में जो इंटरलॉकिंग हुई है उसका सर्वे हुआ, और बाउंड्री वाल जो बनी है और बनी नहीं है, सिर्फ पैसा पास कर लिया गया है, उसका भी उन लोगों ने सर्वे किया। अच्छा, ये बताइए कि जो वर्तमान में प्रधान है उनका क्या नाम है? उनका नाम संजय सोनकर है सर। अच्छा, इनकी जांच हुई है या और किसी? नहीं, ये पूर्व प्रधान प्रभावती देवी हैं। अच्छा, उनकी जांच हुई तो थी। वो भी प्रधान इन्हीं के साथ में है? जी, पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान एक ही साथ में है। अच्छा, मौका सारा अधिकारी देखने के बाद क्या आपको आश्वासन क्या दिए? आश्वासन अभी तक कोई नहीं दिए, कि यानी सेक्रेटरी साहब को बुलाया गया है कि वह सिर्फ सारा डॉक्यूमेंट लेके उनसे मिलेंगे और उसको भी जांच करने के बाद ही रिपोर्ट दी जाएगी। आप चाहते क्या? हम चाहते हैं कि अगर जो गलत है उसको उन लोगों के खिलाफ वो कार्रवाई करें। खबर आजमगढ़ से है, जहां पूर्व मंत्री नफीस अहमद व दुर्गा यादव ने अहम मुद्दों को सदन में उठाया है। वहीं आपको बता दें, गोपालपुर विधानसभा से विधायक व पूर्व मंत्री ने अपने विधानसभा के अहम विभिन्न मुद्दों को नियम 56 के तहत आजमगढ़ में मंडरी एयरपोर्ट के विस्तारीकरण जैसे अहम मुद्दों व बेहाल किसान भाइयों और स्थानीय लोगों को तकलीफ की बात को सदन में रखा है। नफीस अहमद के प्रस्ताव को पूर्व मंत्री विधायक दुर्गा यादव ने समर्थन दिया है। वहीं आपको बता दें, नफीस अहमद ने सरकार से उम्मीद की है कि प्रदेश की सरकार किसानों और गरीबों के हित में फैसला ले आए। और क्या कुछ कहा पूर्व मंत्री व विधायक नफीस अहमद और दुर्गा यादव ने सदन में, और क्या कुछ कहा आप सुनिए। आपके माध्यम से सरकार को ये अवगत कराना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ एक हवाई पट्टी है मदुरी, जिसको अखबारों में आया और सर्वे भी हो रहा है कि उसको अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की कवायद चल रही है। और जो जमीन का वहां पर किया जा रहा है, पिछले 2 महीने से वहां औरतें, बच्चे, किसान धरने पे बैठे हुए हैं। पिछले हम लोग पूरे सभी विधायकगण इस 9/9/2022 को डीएम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ये लोगों की जो प्रार्थना पत्र भेजा गया था, और उसके बाद फिर 2/11/2022 को भी लगातार हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि वहां पर जो मदुरी स्थित हवाई पट्टी का विस्तार है, वहां पर तकरीबन 40,000 की आबादी उससे इफेक्टेड हो रही है। 6 प्राथमिक विद्यालय,
एक जच्चा बच्चा केंद्र और लगभग 670 एकड़ जमीन और लगभग वहां पर ग्राम पंचायत जमुआ, हरिरामपुर, गदनपुर, हिच्चनपट्टी, बलदेव मधुरी, जिगना, करमपुर, हसनपुर, कादीपुर, हरिकेश, जोलहा, जमुआ, जहरी, पिपरा आदि गांव इफेक्टेड हो रहे हैं। ऐसे किसान हैं वहां पर कि जब उनकी जमीन ले ली जाएगी तो उनके पास कोई भी जमीन उनकी बचेगी नहीं खेती के लिए, रोजगार के लिए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इन तमाम गांव के जो आबादी मकानात हैं पूरी तरीके से वहां से खत्म हो जाएंगे, लोग बेघर हो जाएंगे। कहा जाता है कि उनको बसा दिया जाएगा। मेरा निवेदन है कि वहां के लोगों की भी मांग कि सरकार ऐसी जगह को चिन्हित करे जहां पर कृषि योग्य भूमि ना हो, सरकारी जमीन हो, आबादी का क्षेत्र कम हो, जिससे लोग अपने घरों से बेघर ना हो। जो पुश्तों से वहां रहते हुए आए हैं उनको बेघर ना किया जाए। और लगातार अवगत कराने के बाद माननीय अध्यक्ष जी, सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि मंडल वहां नहीं गया उन किसानों से, औरतों से, बच्चों से बात करने के लिए। और तो और वहां पर नपैया रात के अंधेरे में की जा रही, और जब उसका आंदोलन हुआ तो उसको फिर उन्होंने रोकने का काम किया। तो मेरा आपसे, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस पे विचार करके उन किसानों को, गरीबों को सहूलियत दी जाए और ऐसी जहां चिन्हित की जाए जिससे कृषि योग्य भूमि ना जाने पाए और लोगों की आबादी इफेक्टेड ना हो। बहुत दुर्गा यादव जी। जो हमारे गोपालपुर उसके साथ नई बात जोड़ दी है जो उन्होंने आदरणीय नफीस अहमद विधायक हैं, जो आपने आज अपनी बातें आपके सामने रखने किया, मैं भी उसे समझ करता हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि वहां खबर आजमगढ़ से है, जहां थाना अतरौलिया द्वारा किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला आपको बता दें, अतरौलिया आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत दर्ज कराया था कि वादनी की पुत्री उम्र लगभग 14 वर्ष को अभियुक्त अमर सिंह पुत्र यशवंत सिंह निवासी गोईजी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गया, जिसके संबंध में मुकदमा संख्या 346/22 धारा 363 बादवी बनाम अमर सिंह उपरोक्त के पंजीकृत किया गया, जिसमें विवेचना के दौरान पीड़िता उपरोक्त की सफल बरामदगी कर बयान करके अवलोकन व मेडिकल रिपोर्ट व अन्य संकलित साक्ष्य के आधार पर धारा 376 आईपीसी व 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई। गिरफ्तारी का विवरण आपको बता दें, उमेश चंद्र यादव मैं हमराय द्वारा मुकदमा उपरोक्त के अभियुक्त अमर सिंह पुत्र यशवंत सिंह निवासी गोईजी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को लगभग सुबह 8:10 पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं गिरफ्तार कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेज दिया गया है। खबर आजमगढ़ से है, जहां जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कर करेतर राज्य वसूली की मासिक समीक्षा, विद्युत देय, व्यापार कर, आबकारी, वाणिज्य कर, परिवहन कर आदि बैठक की आयोजित की गई, जहां पर जिलाधिकारी ने आबकारी विभाग को राजस्व वसूली में वृद्धि करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लक्ष्य के सापेक्ष 100% वसूली सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि शराब, ठेके, बियर बार के लाइसेंस हेतु किए गए आवेदन किसी भी दशा में पेंडिंग न रहें। उन्होंने AIEG स्टाफ को निर्देश दिया कि नेटवर्क, सर्वर एवं पोर्टल की समस्या को दूर कर अधिक से अधिक रजिस्ट्री कर केसों का निस्तारण करते हुए राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित कराई जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि गत वर्ष की तुलना में राजस्व वसूली में वृद्धि किया जाए। उन्होंने कहा कि वाहनों को सीज एवं निरीक्षण कर राजस्व में वृद्धि करना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देश दिया कि जनरेट किए गए बिलों के सापेक्ष विद्युत वसूली कर राजस्व में वृद्धि कराया जाए। जिलाधिकारी ने वन विभाग को भी निर्देश दिया कि निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष पौधों की बिक्री बढ़ाकर राजस्व वसूली में वृद्धि सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि आरा मशीनों का निरीक्षण व राजस्व वसूली में वृद्धि करें। उन्होंने कहा कि माइनिंग के कार्यों को तत्काल प्रारंभ करा दें ताकि राजस्व में वृद्धि कराई जा सके। उन्होंने कहा कि कोई भी ईंट भट्ठा बिना रॉयल्टी जमा किए किसी भी दशा में संचालित न हो। उन्होंने कहा कि जितने ईंट भट्टे संचालित हो रहे हैं सभी के रॉयल्टी वसूली का राजस्व वृद्धि सुनिश्चित किया जाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी
आजाद भगत सिंह परियोजना निदेशक के सिंह एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। खबर आजमगढ़ से है, जहां जनपद की 3 नगर पालिका व 13 नगर पंचायतों की आरक्षण सूची जारी होने के बाद जहां एक तरफ कुछ प्रत्याशियों को झटका लगा है तो वहीं कुछ प्रत्याशियों की बातें खिल गई हैं। वहीं आरक्षण पर आपत्तियां भी आ रही हैं। बुधवार को डीएम कार्यालय पर आपत्ति लेकर पहुंचे भाजपा के जिला उपाध्यक्ष व नगर पालिका के भावी प्रत्याशी अजय सिंह सहित अन्य भाजपा नेता पहुंचे और कहा कि आपत्ति तो जरूर दाखिल किए हैं, अगर आरक्षण नहीं बदला और पार्टी जिसे भी टिकट देगी हम उसी को जिताएंगे। आजमगढ़ जिले के 3 नगर पालिका में एक भी अनारक्षित न होने से भाजपा के नेता नाराज चल रहे हैं, इसलिए आरक्षण सूची जारी होने के बाद मांगी जा रही आपत्तियों को लेकर वे डीएम कार्यालय पर पहुंचे हैं। इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि जनपद की 3 नगर पालिका में से एक भी अनारक्षित नहीं हुई। अगर चाहते तो मुबारकपुर व बिलरियागंज को अनारक्षित कर सकते थे। नगर पालिका आजमगढ़ में उन्होंने जातिगत आंकड़ा को भी सामने रखा। वहीं उन्होंने कहा कि आपत्ति वे दाखिल कर दिए हैं, अगर आरक्षण नहीं बदला तो पार्टी प्रत्याशी के साथ है और उसे जिताने का भी काम करेगी। खबर आजमगढ़ से है, जहां जनपद के बीआरसी कार्यालय अतरौलिया पर एएनओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के आह्वान पर 7 दिसंबर को सुरेंद्र यादव, राजकुमार व विजय यादव के नेतृत्व में डॉक्टर राम आशीष सिंह की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मीडिया से बातचीत के दौरान राजकुमार यादव, ब्लॉक संरक्षक अटेवा अतरौलिया ने बताया कि आज ही के दिन पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर चल रहे धरना में डॉक्टर राम आशीष सिंह की मौत हुई थी। डॉक्टर राम आशीष सिंह हम लोगों की लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी जान तक न्यौछावर कर दिए। ऐसी महान आत्मा को हम लोग सत नमन करते हैं और यह संकल्प लेते हैं कि उनकी शहादत को हम लोग बेकार नहीं होने देंगे और पुरानी पेंशन बहाल करवा कर ही रहेंगे। सर्वप्रथम उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कैंडल मार्च भी निकाला गया। इस अवसर पर स्वर्गीय राम आशीष सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बारे में लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी नीलम अटेवा के प्रदेश मंत्री विजय प्रताप यादव, जिला संगठन मंत्री अटेवा घनश्याम यादव, जिला संगठन मंत्री ओमकार सिंह, एआरपी राजकुमार, एआरपी विनोद पांडे, शिव गोविंद दुबे, सूर्यनाथ, महिला मोर्चा की ब्लॉक अध्यक्ष सीमा गौतम, शालिनी, कुसुम यादव एवं अटेवा अतरौलिया के उपाध्यक्ष विजय यादव, घनश्याम यादव, लालधर यादव, कैलाशी देवी, चंद्रशेखर पांडे, संतोष, मनोज सहित तमाम अध्यापक मौजूद थे। आइए सुनाते हैं कि अटेवा के पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा। अपना परिचय दीजिए सर। मैं सुरेंद्र यादव, ब्लॉक अध्यक्ष अटेवा अतरौलिया। आज आप लोग श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए हैं, उसके बारे में बताइए। आज विजय बंधु के आह्वान पर, जो हमारे एनएमओपीएस के और अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आह्वान पर यह हर साल जो है 7 दिसंबर को शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हम लोग इस नाते भी मनाते हैं क्योंकि राम आशीष सिंह का शहीद और शहादत तभी सफल होगी जब हम लोग पुरानी पेंशन बहाल कर लेंगे। तो इनको बार बार याद करके ये कसम खाते हैं इनके दिन कि हम जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं करा लेंगे तब तक आपकी आत्मा को शांति नहीं होगी। इसलिए हम लोग संघर्षरत हैं और उसी संघर्ष का नतीजा है कि पश्चिम बंगाल सहित लगभग 5 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो गई है, जिसको लोग देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। और आने वाले समय में आप देखेंगे भी एक एक राज्य पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। हो सकता है 2024 आते आते ये अटेवा के संघर्ष की देन, विजय बंधु के संघर्ष की देन है और ऐसे शहादत और शहीदों की देन है कि पुरानी पेंशन बहाल होकर रहेगी। मैं राजकुमार, एआरपी ब्लॉक संरक्षक अटेवा, एनएमओपीएस। सर, यहाँ पर आप लोग श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए हैं, उसके बारे में बताइए। ये स्वर्गीय राम आशीष सिंह जी हैं, जो लखनऊ की अटेवा की रैली में 7 दिसंबर 2016 को पुरानी पेंशन के लिए शहीद हो गए थे। उन्हीं के याद में हम लोग हर वर्ष 7 दिसंबर को उनकी यादगार में और पुरानी पेंशन लेने के लिए हमेशा संघर्षरत हैं। उनके शहादत दिवस को हम लोग हर साल प्रत्येक वर्ष स्मरण करते हैं और पुरानी पेंशन की मांग करते हैं। आप पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार आपकी मांग पर ध्यान नहीं दे रही। कितनी तैयारियां इसकी? देखिए, हम अनंतिम सीमा तक पुरानी पेंशन के लिए लड़ेंगे
और ध्यान दे चाहे न दे, कोई तो ध्यान दे रहा है। हम एक एक कदम आगे जा रहे हैं। 4 राज्यों में हमने पुरानी पेंशन को बहाल करा लिया और आने वाले परिणाम में आप ये देखेंगे कि और किसी राज्य में पुरानी पेंशन बहाल होगी और निश्चित रूप से आने वाला समय हमारा होगा, पुरानी पेंशन का होगा। हम किसी भी हालत में पुरानी पेंशन लेके रहेंगे।